हेलो दोस्तों। हर कोई इस टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कोस रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं है। वो तो इम्पैक्ट झेल ही रही है, लेकिन जो डेटा सामने निकल के आ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स, इसका बताता हूँ आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और क्यों इसका बिटकॉइन और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ताकि आप समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं एक ग्लोबल रीसेट हो रहा है और यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर यूएसए की मार्केट ऐसा लगता है एक हवा के अंदर है और वो एआई की वजह से है कि एआई या टेक की कंपनीज भाग रही हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हो तो सब कुछ एक बबल जैसा लगता है। 2008 में जैसे रिसेशन आया था, आने वाले महीनों या आने वाले सालों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी वार्निंग है, लेकिन जो डेटा सामने सबसे पहले निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि यहाँ पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स, इराक की वार हुई थी ना, आपको पता होगा, सद्दाम हुसैन, उनको हटाया था। कोरोना हमने झेल लिया, वो गया। यूक्रेन रशिया हुआ, वो गया। इन सबको मिला दो, जितने भी ये सारी कांड हुए हैं, और उन सबको जोड़ दो ना, आज की डेट में वो इंडेक्स इन सबको मिला के भी उससे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी अनसर्टेनिटी है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और क्यों यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो ये सारा मामला, ऊपर से जो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, यहाँ पे ईटीएफ वालों ने जो सेलिंग कर रखी है उससे सब परेशान है। और यहाँ पे क्या बिटकॉइन और गिरता दिखने को मिल सकता है या क्या बॉटम यहाँ तलाशने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे पास बहुत टाइम है थोड़ा समझने के लिए, या अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे पूरा ऑब्जर्व कीजिए। अब इतनी जल्दी आप रातों रात बिटकॉइन को नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाते देखोगे, और यहाँ समझने की कोशिश करो कि भैया मैटर चल क्या रहा है। सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, कुछ कॉइन्स के बारे में बात करूंगा, गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करूंगा, और जो अगर आगे 2-4 साल के बाद की बात करूँ ना तो सिचुएशन काफ़ी स्केरी लग रही है। तो ये सारी बात करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा। चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो नहीं करते हो कर लो, सपोर्ट दो, ताकि हम लगातार नई नई चीज़ें निकाल के आपके सामने लाते रहें। एक छोटी सी बात करता हूं सबसे पहले, हालांकि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप समझ पाओगे क्यों यह बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को इम्पैक्ट डाल सकता है। अभी 2026 के अंदर एक और बैंक डिफॉल्ट हुआ है यूएसए के अंदर। छोटा सा बैंक है, कई लोग कहेंगे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो कुछ पहले भी हुआ है। लेकिन 2007 में भी ऐसा ही हुआ था कि बैंक पहले एक डिफ़ॉल्ट किया, फिर 2008 के अंदर कई बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर गए, और यहाँ पर 2007, 8, 10 की मंदी आपको याद होगी कि एक बबल फूटा और यहाँ पे यूएसए की मार्केट या ग्लोबल मार्केट के अंदर एक भूचाल आ गया और आपको एक रीसेट देखने को मिला। तो ये तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए, अभी तो एक बैंक डिफॉल्ट होता देखने को मिला है, और उसके पीछे यहां पर क्या निकल के आ रहा है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर आपको पता है ज़्यादातर सिनारियो जो है इस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। कोरोना के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, एआई की वजह से लोगों की जॉब्स जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो बैंक था जो अभी डिफ़ॉल्ट किया है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया ज़्यादातर उसका पैसा ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में था, वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है और लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो ये तो एक शुरुआत है। क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी, या जो इस टाइम पे सिचुएशन रीसेट हो रही है, अब तो लोग ये बोलने लगे हैं कि भैया एआई टेक ओवर कर लेगा। और ये मैं ज़्यादा शॉक नहीं हूँगा, क्योंकि अभी देखो जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं इस टाइम पे ले ऑफ नहीं कर रही हैं, हज़ारों में अपने लोगों को निकाल रही हैं। अब भैया वो निकाल रही हैं तो क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 100 लोगों का काम एक रोबोट या एक सॉफ्टवेयर ही कर दे, तो इनकी क्या ज़रूरत है।
तो यहाँ पर एआई को लेके आप सीरियस हो जाइए। और यहाँ पर ये तक चलने लगा है कि एआई अब जो है ह्यूमंस की बात करने लगे हैं। उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहाँ पे 20-25 साल पहले हम एक लैंडलाइन फ़ोन उठाते थे, जी बुलाता हूँ करते थे, और कहाँ पे आज हम दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो कॉल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी लाइन के। समझने की कोशिश करो कहाँ जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि सिचुएशन पूरी रीसेट हो रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, एक तो ये कहानी है कि बैंक अगर शुरुआत में डिफ़ॉल्ट कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ ऐसे और बैंक्स निकल आए, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रिगर या आप कह लीजिए डोमिनो का काम कर सकता है। पहले एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर लगातार गिरते चले गए। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा, खासकर अगर आप स्टॉक या आप जो है क्रिप्टो करेंसी या आप कुछ ऐसी चीज़ें लेके बैठे हो जो कहीं ना कहीं मार्केट से इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है ना, एक तो ये बात। लेकिन मुद्दा आज का ये है ही नहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि भैया यहाँ पर अगर आप देखते हो ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स, वो भैया जितना भी अगर पिछले 10-20 साल के अंदर देखोगे, जो भी हुआ है, क्राइसिस आए, रिसेशन आया, इराक की वार हुई, हमने कोरोना देखा, इन सबको जोड़ देते हो और आज आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही है। सारी की सारी ग्लोबल मार्केट के अंदर स्टॉक्स जो हैं अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई पे हैं, तो कुछ सब कुछ ठीक ही है, ऐसा लगता है। तो भैया ये क्यों हो रखा है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या कहानी चल रही है। जो डाटा निकल के आ रहा है ना, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। इसके बहुत सारे रीजन है और इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे आप थोड़ा समझ पाओगे अगर आप इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देख लोगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि भाई वर्ल्ड आउटपुट जो है, देखो सब कुछ लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे दुनिया की ग्रोथ कहीं ना कहीं जो एस्टिमेशन आ रहा है 2 से 3% की ग्रो करेगी। इंडिया, चाइना थोड़ा जो है आप कह लीजिए वो ग्रोइंग है, 7-6% के आसपास है, नहीं तो सारी दुनिया एक स्टैग्नेंट हो गई है। तो यानी कि ग्रोथ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे या तो रुकेगी, ठीक है ना, ग्लोबल मार्केट्स भी रुकेंगी या नीचे ही जो है आते देखने को मिलेंगी। एक और है, वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेफिसिट क्या है, आपको पता है एप्स्टाइन फाइल्स जो निकल के आया उसके अंदर बड़े बड़े नाम निकल के आए। माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स का जब नाम की बात आई थी, उसके बाद क्या हुआ, टेक के स्टॉक्स गिरे, बिल गेट्स की जो माइक्रोसॉफ्ट की भी अच्छा खासा गिरता देखने को मिला स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी कि अब किस पे विश्वास करें किस पे ना करें, अब ये एक बड़ा सवाल आ गया और कहीं ना कहीं ये एक अनसर्टेनिटी पैदा करता है। और ये बहुत सीरियस बात है कि जिनको हम रोल मॉडल बोलते हैं और कल को उनका ऐसा कुछ नाम निकल के आता है। और अभी तो कहते हैं कि 35 लाख पेज ही रिलीज़ किए हैं, कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ करी है, अभी तो 60 लाख के आसपास और हैं। क्या क्या हो सकता है उनके अंदर, सोचो। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के नज़रिए से देखूं तो ये डर लाजमी है और ये बबल फटता देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ लेबर मार्केट, जो मैंने शुरुआत में बताया, बैंक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वो क्यों पड़ रहा है, और एआई शॉक, किसी को नहीं पता था कि यार एआई इतना कुछ करता देखने को मिल सकता है, उसका है। साथ के साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब डी डॉलराइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो क्या बात करती हैं, हार्ड एसेट की तरफ जा रही हैं। गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, सिल्वर की यूटिलिटी है, गोल्ड भैया हज़ारों साल के अंदर अल्टीमेटली काम क्या है, गोल्ड। पहले तो जो करेंसी थी वो गोल्ड बैक्ड होती थी, अब तो भैया लोग प्रिंट कर रहे हैं, कंट्री मशीनें चला रखी हैं, छापो जितना मर्जी छापना है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो ये भी रिस्क है। और साथ के साथ में चोक पॉइंट्स, जो ट्रेड की वॉर बनी हुई है, कोई किसी पे टैरिफ लगा रहा है, कोई कहीं पे, कोई जो है ऑयल टैंकर को रोक रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी। तो ये जो ग्लोबल इंडेक्स आपको दिख रहा है 1,05,000 पे, ठीक है, तो वो कहीं कभी भी नहीं दिखने को मिला हिस्ट्री के अंदर। और ये बहुत सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं आपको पता ही है डेब्ट डिस्ट्रेस जो है, आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो जो होती है ना, अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, जिन पे ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते, ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होते, तो वो कई कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट भी होते देखने को मिल सकती हैं और वो भी एक ट्रिगर का काम कर सकता है। तो आप कह लीजिए अगर स्टॉक, म्यूचुअल फंड और इन सारी चीज़ों में देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अपने पीक के आसपास हैं।
तो अगर हमारे पास कुछ लिक्विड में हो या ऐसे एसेट में हो जिनको एक सेफ हेवन ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जाता है, बिटकॉइन को देखा जाता था, लेकिन यूएसए के इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं ना कहीं अब बिटकॉइन को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता, गोल्ड और सिल्वर को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब आपको कुछ ना कुछ उनके ऊपर करने की या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के क्या करना चाहिए, बेस्ट पोर्टफोलियो क्या रहेगा, वो करने की कोशिश करनी चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबली क्या चल रहा है और उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उससे आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी बचते नहीं दिखेंगी। तो इसकी वजह से ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अब थोड़ा सा कॉन्शियस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके भी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इस टाइम पे बड़े बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े जो ETFs हैं सब इसके अंदर होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। और अगर ऐसा कुछ ट्रिगर होगा यहाँ पर तो और कंपनी को बचाने की बात आएगी तो शायद वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे बिटकॉइन को सेल करने के लिए या इस चीज़ से रिलीज़ करने के लिए। तो ये एक टेंशन, ये खतरा तो है। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हो तो आपको पता ही है जैसे हालात बन रहे हैं, अब जो एक्सचेंजेस हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनको टोकनाइज कर रहे हैं, तो यार कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो छिटक रहा है। इसीलिए बिटकॉइन और इथेरियम पे ज़्यादा फोकस करो अगर कर रहे हो इस लेवल के आसपास, या कहाँ तक आ सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी बिटकॉइन बॉटम ढूंढ रहा है। अभी बिटकॉइन का बॉटम हुआ नहीं है, जो डाटा निकल के आ रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज भी आपको कुछ और डाटा एनालिस्ट बता रहा हूँ, तो समझ के चलिएगा कि 60,000 के आसपास एक सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से हम $50,000 तक भी जाते देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, या आप कह लीजिए हम इसी जोन के अंदर अगले 1-2 महीने या काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। उसके पीछे के क्या रीज़न है वो समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे पता है आपको अच्छा तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन रियलिटी को जानना और उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, इसलिए हम लगातार कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट करो ताकि हमारे पास बहुत मौका है बहुत सारी चीज़ें करने का, ताकि यार हम सोच सकें अब हमें क्या करना है। रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करने का हमारे पास टाइम है, तो टाइम लगाओ, ठीक है ना। रातों रात कोई यहाँ पे 5-10 गुना कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। हमें अगर मोमेंटम वापस आएगा तो यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करनी है, या अगर DC की बात करते हैं तो उन पे फोकस करना है। 2 चार्ट आज भी मेरे पास हैं। एक तो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के डाटा की बात करता हूँ, भैया 5 पे है। हिस्टोरिकली 5 पे यूजुअली रहा ही नहीं है, और जब भी यहाँ रहा है तो एक बाउंस बैक होता देखने को मिल सकता है। लेकिन जो चार्ट निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन दे रहे हैं। अब वो टेंशन क्या है, अगर मैं इस चार्ट की बात करता हूँ जो है PI साइकिल इंडिकेटर। अब यहाँ पर हमने एक क्रैश देखा है, और यही चीज़ हमने 2015 में भी देखी, 2018, 19, 20 में भी देखी, हमने 2021 के टॉप पे भी देखी, और हमने यहाँ पर 2022 के अंदर भी देखी। अब ये क्या कहता है इसके हिसाब से थोड़ा समझने, रेड सर्कल बनाए हुए हैं। बिटकॉइन का अभी तक टॉप तो हुआ नहीं है अगर इस चार्ट के हिसाब से देखता हूँ, यानी कि 2026 में अगर बिटकॉइन रिवर्सल भी कर जाए और यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई बना दे तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन जो ये क्रैश हुआ है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक बिटकॉइन इसी जोन में घूमा है या थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश की है। आप देखो 1 2 3 4 5 6, और ये कब हुआ है, और इसको आप कंसिडर कीजिएगा, वो हुआ है 111 DMA। और अगर आप देखते हो कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है, और ये मौका इस बार आया ही नहीं, वो था 350 DMA जो इंटू 2, जो कि ग्रीन लाइन आपको दिख रही है। अभी हम ये जो ब्राउन या येलो लाइन है उसके नीचे हैं। अगर यहाँ पे एक दोबारे से ये आ सकता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और यूजुअली जब इस यहाँ से छिटकता है तो इसको रीटेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम लगाता है। अगर वहाँ आएगा तो $1 लाख के आसपास एक रेजिस्टेंस है। और अगर हाई की बात करते हैं तो ऐसा लगता है ग्रीन लाइन को अगर ये छूता है तो यार आप कह लीजिए उसके पार जाता है तो ये ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे बिटकॉइन बॉटम ढूंढ रहा है। और जैसे मैंने एल्गोरिथमिक चार्ट की भी बात करी थी, अभी पहला वाइट डॉट फॉर्म हुआ है, और यहाँ होता है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ सेटल होने की कोशिश करता है या नीचे और एक बॉटम बनाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर उसके पीछे 2 मैंने आपको बताया था, एक ग्रीन और ब्राउन लाइन दिख रही है, 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज, जो कि $57,000 $58,000 आती है, यानी कि 55 से $60,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और यूजुअली जब भी बिटकॉइन ऐसे नीचे गिरता है तो उसको रीटेस्ट जरूर करता है, और वही चीज़ अभी हम $66,000 $67,000 पे चल रहे हैं। तो हो सकता है हम ज़्यादा शॉक नहीं हो $60,000 को दोबारा रीटेस्ट करता देखने को मिले।
तो ये सारी कहानी चल रही है। और जब हम बेयर मार्केट के अंदर होते हैं तो क्या क्या होता है, सतोशी नाकामोटो की बात करते हैं, उनका निकल के आया कि भैया वो वापस आते देखने को मिल सकते हैं। 2.5 बिटकॉइन उनके किसी वॉलेट ने ट्रांसफ़र कर दिए, किसी बंदे ने 1.5 करोड़ रुपए, शॉकिंग। रॉबर्ट कायसाकी की बात करते हैं, कह रहे हैं $6,000 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। फिर दोबारा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर मुझे गोल्ड बिटकॉइन में चूज़ करना हो तो मैं बिटकॉइन चूज़ करूंगा। अरे भैया इतनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स, इतना कुछ। एक लाइन बताओ कि भैया क्या लगता है यहाँ से माहौल अच्छा बनेगा? एक्चुअल में कितना भी बड़ा हो, हम भी क्यों ना हो, हमें भी पता है कि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते भैया ऊंट किस करवट बैठेगा, तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। माइकल सेलर की बात करते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हर क्वार्टर में भैया हम तो बाइंग करेंगे। और एक शॉकिंग बात जो डाटा निकल के आया, गोल्डमैन सैक 2.36 बिलियन, आप कह लीजिए 20-25 हज़ार करोड़ रुपए के ये बिटकॉइन, इथेरियम, XRP और सोलाना लेके बैठे हुए हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर बाइंग है। डेनमार्क का सबसे बड़ा बैंक 8 साल के बाद उसने बैंक में से जो है रिस्ट्रिक्शन हटाई है, ETP ऑफर करेगा, और वो भी बिटकॉइन और इथेरियम के। तो आप कह लीजिए सारी चीज़ें चल रही हैं। ब्लैक रॉक के स्टेटमेंट निकल के आई है कि भैया 1% बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अगर अपने स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो से एशियन लोग जो है क्रिप्टो में ले आए तो 2 ट्रिलियन मार्केट बढ़ जाएगी। एशियन लोग ही क्यों लाए भाई, यूरोपियन भी तो हैं, अमेरिकन भी तो हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो वही बात है कि सबको पता है एशिया इज अ नेक्स्ट पावर, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपको कहने की बात क्या है कि सब कुछ चल रहा है। क्रिप्टो बिल की बात भी हो रही है, बाइंग भी चल रही है। यहाँ पे एक जो आर्खम, एक बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, वो उनका जो एक्सचेंज है उसको वो जो है बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी और न्यूज़ जब बेयर मार्केट के अंदर होते हैं हमें देखने को मिलती है। तो सब कुछ चल रहा है, तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है कि यहाँ पर होगा क्या होगा। तब फिर हम ट्रस्ट करते हैं यार ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से चलें, या तो ग्लोबल सिचुएशन को थोड़ा बेटर होने दें, या एक रिवर्सल देखें, 10-20% ऊपर भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। तो कम से कम हमें एक श्योरिटी हो कि यार मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और जब रिसेशन का खौफ आता है, ये AI वे जो सिस्टम रीसेट हो रहा है, फिर उससे और डर लगता है। कि घूम फिर के अगर बात करते हैं तो बात यही निकल के आती है कि हमें इस टाइम पे थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। बिटकॉइन और इथेरियम लेके बैठे हो, लॉन्ग टर्म में तो शायद रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर हम एक रीसेट, ग्लोबल रीसेट के सिचुएशन के अंदर हैं, वेट कर सकते हो। और अगर वेट करने की बात करते हैं, $55-60 हज़ार एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। बुरे हालात में $50 हज़ार के नीचे भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, ये भी होता देखने को मिल सकता है। तो हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो डेटा निकल के आ रहे हैं, जो चार्ट्स निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बिटकॉइन अभी एक बॉटम फॉर्मेशन के लेवल पर है। यहाँ या उसके आसपास हमें कुछ टाइम मिल सकता है सोचने का। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी ज़्यादा हड़बड़ी मत करना, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और ख़ासकर यूज़ केस वाले, खासकर अगर टॉप जैसे होता है ना, मैं हमेशा 2026 में खासकर ये बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर पे, इसलिए फोकस करो। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP ऐसे कॉइन्स पे फोकस करो जो लगता है कि यार इंस्टीट्यूशन के पोर्टफोलियो में भी हैं। बाकी कॉइन्स को थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे WRW की जो नैरेटिव चल रहा है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। तो हमने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर भी बार बार बता रहा हूँ कि बिटकॉइन और इथेरियम को ही मेजर फोकस करो। बाकी बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ इमीडिएटली, फ़िलहाल के लिए $69,000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है। सोलाना के साथ में भी हो, इथेरियम के साथ में भी हो, सबके साथ में यही कहानी आपके लिए निकल के आ रही है कि भैया एक इम्पॉर्टेंट लेवल $100 के आसपास इसने लूज़ किया, और उसके बाद अभी जो है ये $80 के आसपास है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो 65 से 70 के बीच में एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता देखने को मिल सकता है। बाकी मोटा मोटा अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल देख रहा हूँ कि पोर्टफोलियो पे रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर कहीं ना कहीं हम एक रीसेट होता देखने को मिले, या यहाँ पर एक बड़ा क्रैश ग्लोबली होता देखने को मिले। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो। लेकिन वही चीज़ है, अगर डाइवर्सिफिकेशन सही से करके चले होगे, और अगर आप देखते हो तो ये एक वरदान की तरह है, जैसे कि जब भी मार्केट ऐसे क्रैश करती है। क्योंकि भैया
पैसा तभी बनता है जब लोग अच्छे लेवल पे ले पाते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो मार्केट भागती है। पैसा उस लेवल में नहीं बनता जब लोग फोमो में होते हैं और फिर वहाँ स्टक होते हैं। सोचने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।